बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद और आज की टॉप न्यूज़ ये है कि कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गई। ये तोहफा दिया है हमारे देरीना दोस्त चीन ने। और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत को बहुत क्रिटिसाइज करी वफाकी हुकूमत को, वो इस बात के ऊपर कि सिंध ने कहा था कि वो अपनी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, जिसके आसार हमें अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर पीडीएम ने बहुत बुलंद बांग दावे किए, जल से निकाले और बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स लेने की बात की कि शायद कि पूरा सियासी माहौल जो है और पार्लियामेंट जो है तलपट हो जाएगी। लेकिन पीडीएम के वो बारे से हवा निकल चुकी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आप जानते हैं कि हमें ज्वाइन करती हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाह साहिबा और सीनियर सहाफ़ी सिया शमसी साहब, जबकि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करते हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। उम्मीद है उनकी तबीयत ठीक होगी और आज हमें वो ज्वाइन करेंगे। फौजिया शाह साहबा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीन। चीन ने एक बार फिर जो है दोस्ती का सबूत दिया और ये बता दिया कि पाकिस्तान चाहे जितना भी नाअहल और इनएफिशिएंट हो, चीन अपनी दोस्ती उसी तरह निभाता रहेगा। सबसे पहला कदम 5 लाख अफराद के लिए वैक्सीन का तोहफा पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज से आज पाकिस्तान पहुंच गया है। और दूसरी तरफ ये भी सूरत हाल सामने आई है कि अभी तक वफाकी हुकूमत के पास ज़ाहिर है कि सूबों को जो डोजेस देनी है इस वैक्सीन की जितनी, तो वो तो ज़ाहिर एक अलग है। लेकिन कहीं पे हमें वैक्सीन लगाने के हवाले से रजिस्ट्रेशन उस तरह से नज़र नहीं आती। लिस्टें अभी कोई अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं। तो ये एक सूरत हाल है। कैसे देखती हैं ये 5 लाख अफराद के लिए मुफ्त वैक्सीन, चीन की दोस्ती को? बहुत शुक्रिया मुनीर। अच्छी काविश है चाइना की जानिब से, एक ज़ाहिर है कि दोस्ती का इजहार, एक उसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ तैयारी है, मेन चीज़ जो है वो देखने वाली ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी कितनी मुकम्मल की है, और पाकिस्तान इसको किस तरह, जो आ तो गया, एक खेप आई है आज और चकलाला एयरपोर्ट पे पहुंची है। अब ये है कि उसको किस तरह तकसीम करना है, आगे क्या अरेंजमेंट है, वो थोड़ी सी अहम बात है और उस पर मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले आपको मालूम है कि एक तो एसओपी तैयार किया गया, एक बेसिक जो उसकी थी कि जो हेल्थ रिलेटेड लोग हैं सबसे पहले उन्हें लगाया जाएगा, क्योंकि वो फ्रंट लाइन जो है अफेक्टी हैं। दूसरी जानिब से आज मैं ये समझती हूँ कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं, इन्होंने भी खतूत लिखे हैं। कराची वालों ने तो सिंध गवर्नमेंट को खत लिखा है, जबकि आरआईयूजे ने फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखा है कि हम भी फ्रंट लाइन पे जो है उससे मुतासिर हो रहे हैं, हमारी फैमिलीज बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, हम भी इसलिए जो जर्नलिस्ट को भी उसमें जी। शामिल किया जाए। जो लिस्ट जो आप मुरतब करेंगे, जिसमें जो डॉक्टर्स की, नर्सेज की या पैरामेडिकल या जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जब आप उनकी लिस्ट अगर बनाएंगे तो हमारी जो जर्नलिस्ट हैं, जो ज़ाहिर है कि उन्होंने कोविड में भी और मुस्तकिल जिस तरह वो बहुत मुश्किल हालात में, आपको मालूम है कि वो काम करते हैं, तो उनको भी उस लिस्ट में प्रायोरिटी पे शामिल किया जाए। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि ये एक अच्छी, इस हवाले से मैं समझती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस है कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है। दूसरी जानिब एक ये भी बेहतर चीज़ है कि जो आपको याद होगा कि उन्होंने एक हेल्पलाइन बनाई है 1166, जिस पे उन्होंने, जो रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि 65 की एज से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो अपनी इस पे अपना सॉरी आईडी कार्ड नंबर भेजें, ताकि वो उनको ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद जो भी आगे प्रोसीड करेगा वो उसको बताएंगे। बहरहाल ये एक मैं समझती हूँ कि बेहतर ज़रूर है, लेकिन दूसरी जानिब हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो इंतजाम किए गए हैं उनको सेव करने के लिए, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वैक्सीन जो है वो ज़ाया हो,
क्योंकि वैक्सीन का किसी जगह भी तल्फ हो जाना, ज़ाया हो जाना, नुकसान हो जाना, वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी तो जो पाकिस्तान में आज से जो कैंपेन शुरू हुई है, वो टाइफाइड की शुरू हुई है, जो बच्चों के लिए है। अब दूसरी ये कैंपेन जो है, इसको किस तरह आगे लेके जाते हैं, कुछ मराकज़ जो हैं बनाए गए हैं, जैसे आप ही के प्रोग्राम में ज़िक्र हो रहा था 2 रोज़ कबल कि सिंध में उन्होंने तमाम जो वल्नरेबल इलाके थे या बहुत ज़्यादा बड़े शहर थे, वहाँ उन्होंने कुछ मराकज़ बनाए हैं। आज मैं पंजाब का भी सुन रही थी कि ग़ालिबन वहाँ भी कुछ मराकज़ जो हैं वैक्सीन के लिए बनाए गए हैं। और अभी देखिए, ये बड़ी अजीब-सी बात लगती है कि पूरी दुनिया में इस वक़्त लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा भी चुकी हैं। और अभी हम इब्तदाई जो है, पहला दिन है, आज खेप पहुँची है, इस पे बात कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा हमारे लिए मैं तो शर्मिंदगी का बायस भी समझती हूँ कि हम इंतज़ार में ही क्यों रहते हैं कि हमें कहीं से इमदाद ही मिलेगी तो फिर हम अपने लोगों को देंगे। जबकि अभी आपको याद है, और मैंने ये इसको कहा था, इसको मैंने रिलेट किया था कि सेनेट के इलेक्शन से मुझे लगता है कि जो अभी अरकान पार्लियामेंट को 50-50 लाख डेवलपमेंट फंड की बात की गई है। तो ऐसी कोई इस वक़्त इमरजेंसी नहीं आई थी कि आप 50 लाख जो है अपने अरकान असेंबली को देते कि वो अपने इलाकों में डेवलपमेंट फंड करें, डेवलपमेंट करें या प्रोजेक्ट्स दें। तो वो रकम जो है, मेरा ख़्याल है कि हंगामी तौर पे, क्योंकि पूरी दुनिया में इसी के मद में जो है वो रकम इस्तेमाल की जा रही है, और हंगामी तौर पे लोग जो हैं वो वैक्सीन ले रहे हैं अपने आवाम को लगवाने के लिए। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान अभी भी इस इंतज़ार में है कि WHO जो है वो कब फ्री मज़ीद वैक्सीन भेजता है, तो शायद हम खरीदें ना और इसके इंतज़ार में रहें। लेकिन ये एक कोई बेहतर एटीट्यूड जो है हम नहीं कह सकते हम। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हंगामी सूरत जो बुनियादों पे उसको बनाया जाए। लेकिन वो जो आप बात कह रहे हैं कि सिंध ने जो कहा है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, अच्छा, उस ये पे भी मेरे आते लिए हैं थोड़ी-सी। फजल शाह साहब, उस पे भी आते हैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा कि ये देखें, अगर इसको हम खैर सगाली के तौर पे देखें तो चीन ने एक बहुत यानी आगे बढ़कर एक दोस्ती का सबूत दिया। और चीन में तो आपको मालूम है कि बहुत दिन पहले से वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ था। लेकिन हम ज़ाहिर है कि मांगने के चक्कर में, अभी एक और मैं आपको इत्तला देना चाह रहा था कि वो जो सिंध वाली जो सूरत हाल है, चलें वो तो है, लेकिन अभी भी ये सूरत हाल, पाकिस्तान ने 3 वैक्सीन की अप्रूवल दी है, सिनोफार्म और दूसरा जो वो जो रशिया की। ऑक्सफोर्ड वाली और स्पुतनिक 5 की अप्रूवल तो दे दी हुई है, लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहा है। मतलब ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। और फिर सिंध की तरफ से जो दूसरी बात आई है कि वो कोई अपनी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, कोई डेवलप कर भी रहे हैं, क्योंकि आसार तो अभी तक कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अगर वहां पर उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो वैक्सीन डेवलप कर पाए, तो वफाक के पास क्यों नहीं एक है? एक चीज़ जो है, देखिए, वो जहाँ तक 3 किस्म की जो वैक्सीन लेने की बात है, रशिया की, चाइना की और तीसरी शायद बर्तानिया की है। बरतानिया ये की है। जो लेन जी, ये जो लेने की बात है ना, ये तो ऑन प्रिंसिपल इन्होंने एग्री की है। मतलब ये अभी ऑर्डर्स जो हैं वो रिप्लेस नहीं हुए। ज़ाहिर है कि आपको कोई चीज़ मँगवाने के लिए कोई किसी का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। कहीं कोई आपने वो क्या उसको कहना चाहिए, ऑर्डर दिया जाता है, कुछ उसके तकाज़े होते हैं कोई और उसमें इंटरनेशनल कोई बिडिंग आपको होती है, इंटरनेशनल सीड मनी बिडिंग बड़ी कह शुरू लें, हुई है। हम्म। कुछ बिडिंग होती है, बहुत से कुछ होता है, लेकिन अभी उसका ऑन प्रिंसिपल ये फैसला किया गया है कि ये हम मंगवा सकते हैं और मंगवाएँगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा कहा जा रहा है कि ज़्यादा कॉस्ट, उससे कम कीमत है। तो ये इसलिए एक तो ये भी बात है। लेकिन जो मेरी जो मालूमात थी सिंध के बारे में, वो ये था कि उन्होंने ये कहा है कि हमें अलाउ किया जाए कि हम भी मँगवा सकें। ये मुझे थोड़ा-सा, इसमें आपने जो बात की है, इसमें मैं थोड़ा कन्फर्म नहीं हूँ कि वो खुद डेवलप कर रहे हैं। वो खुद डेवलप उनका ये था कि हमें अलाउ किया जाए, हम अपने लोगों के लिए मँगवा सकें। मतलब इम्पोर्ट ही कर सकें नहीं, दूसरे मुल्कों से, जो भी है। वो तो एनसीओसी तो ने बहुत दिन पहले कह दिया था, अगर सूबे मंगवाना चाहें, क्योंकि हमारे जो वफाक के पास
वैक्सीन आएगी वो जाहिर है कि कोटे के मुताबिक, आबादी के मुताबिक सूबों को तकसीम की जाएगी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर सूबे अपने रिसोर्सेज से, क्योंकि हेल्थ का बजट जो है वो सारे का सारा अब वफाक के पास नहीं होता और वो सूबों के पास होता है, तो वो अपने बजट से मंगवाएं। मतलब इसकी हाँ, इजाजत तो दिए हुए 2 हफ्ते मुनीर हो गए वो हैं। यही बात है, वो यही बात है, उसी पे जो है वो सिंध कह रहा है। अब ज़ाहिर है 5 लाख जो है, अगर सिंध डेवलप भी कर रहा है, तो 5 लाख तो पीनट है ना, पीनट से भी, बल्कि उसको कोई मज़ीद छोटा वो ज़ीरा कहना चाहिए, कि वो तो बिल्कुल ही मामूली चीज़ है ना, 5 लाख 5 तो कुछ लाख में से सिंध को 82,000 मिलेंगी। वो तो देखिए बिल्कुल पॉइंट्स कुछ सम परसेंट बनता है ना, 0 हम्म। कुछ परसेंट बनता है ना, ये तो हम्म। आपकी आबादी के लिए तो बहुत बड़ी तादाद में चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है कि सिंध अगर इसमें डेवलप कर रहा है और सिंध किसी ऐसे मरहले पे दाखिल हो चुका है, तजर्बात के मरहले पे या किसी किस्म की आगे, तो मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी किस्म का कोई एतराज होगा। हम्म। ये सूबे को हेल्थ जो है उनके पास है, सूबे खुद मुख्तार हैं हेल्थ के हवाले से, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को किस तरह सेहत की सहूलियात फराहम करें। अभी तक जो सिंध का एक बात ये सामने आई है, और उन्होंने ये कहा है कि वो हर सूरत फ्री जो है वो वैक्सीन देंगे। तो ये हम्म। मैं समझती हूँ कि अगर वो इंपोर्ट करके भी देते हैं, वो वैक्सीनेशन खुद तैयार करते हैं, किसी भी सतह पे अगर वो आवाम को मुफ्त ये सहूलत फराहम करते हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। क्योंकि जिस तरह की बात कही जा रही है, इस मुल्क में कितने परसेंट लोग होंगे कि जो अफोर्ड करेंगे और वो लगवाएंगे। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो अपने वसाइल से डायरेक्ट इंपोर्ट करके भी लगवा सकते हैं, ऐसी कोई उनके लिए मुश्किलात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे कि जो बाहर जाके लगवा सकते हैं, लगवा भी चुके होंगे। तो ये इसलिए कोई ऐसी इसमें ऐसी बात नहीं है कि उसको सेंट्रलाइज्ड किया जाए या उसको कोई महदूद कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई सूबा अपने तौर पे कोई कोशिश कर रहा है, वो इस काबिल है, तो एक उसको मज़ीद एनकरेज करना चाहिए और एक बेहतर होगा। देखिए, एक चीज़ ज़हन में ये रखनी चाहिए कि जो वैक्सीनेशन है, अगर वो आपने 22 करोड़ लोगों को लगवानी है, तो आने वाली जो नस्लें हैं, उसको भी लगती रहती है। वैक्सीन जैसे अगर हमने अपने बचपन में मुख्तलिफ चीज़ों की लगाते रहे, तो वो आगे नस्ल दर नस्ल, एक तो ये रेगुलर प्रोसेस होगा ना। ये तो नहीं होगा कि अभी बस लग गई तो सारे 22 करोड़ को लगनी है या आगे नहीं चलनी। ये तो आगे एक मुस्तकिल जो है वैक्सीन तो चलती रहेगी, आने वाली नस्लों के लिए भी चलेगी। तो ये तो उस तरह का एक अमल होता है ना, ये कोई रुकने वाला अमल तो हम्म। नहीं है। और नहीं, मेरा लेकिन क्या ख्याल तो लेकिन क्या, देखें, वफाकी वजीर असद उमर साहब ने कहा है कि इसको बड़े मज़ाक़-खेज़ अंदाज में लिया गया है कि वो अपनी बना रहे हैं और ये सारी सूरत हाल। क्या सिंध हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज और इतनी एक्सपर्टीज आप समझते हैं कि होगी कि वो, क्योंकि अगर ऐसे ऐसा था तो उसको कम से कम साल भर पहले शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि ये जो जितनी भी वैक्सीन अभी आई हैं, कुछ साल भर पहले अब बनना शुरू हुई, फिर उसके अप्रूवल के प्रोसेस में गई, फिर ट्रायल के प्रोसेस में गई, फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बेसिकली टू डेवलप अ वैक्सीन लेकिन एंड नहीं नहीं मुनीर, लेकिन अगर फर्ज किया कि वो उन्होंने आज इसको ऐलान किया है, तो इट मीन्स कि वो काफी अरसे से इस पे काम हो रहा होगा। ये हम्म। तो नहीं है कि कल उन्होंने काम शुरू किया और आज ऐलान कर दिया। इट मीन्स हम्म। के वही जो हम कह रहे हैं कि चाहे कुछ हम्म। माह का प्रोसेस, महीनों का था या कुछ साल का था या जो भी है, तो प्रोसेस तो हो सकता है उसको शुरू किया और अब इस स्टेज पे हूँ। अच्छा, मैं नहीं, चूंकि इस पे मैं ज्यादा थोड़ा सा वाकिफ नहीं हूँ, आप क्या समझते हैं कि ये लेकिन सिर्फ वैक्सीन का मामला है, या ये उससे आगे बढ़कर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि जिस तरह वफाक और सिंध का बहुत पिछले 2 ढाई सालों से उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जो कोविड के हवाले से भी, एनसीओसी में भी और उसके बाहर भी, इनका आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। अगर सिंध कोई बात करता है तो वफाक उसकी मुखालफत करता है, वफाक कोई पॉलिसी देता है तो सिंध उसकी मुखालफत करता है, और पिस कौन रहे हैं? अवाम। तो क्या ये मतलब अगेन इट्स अनदर पॉइंट स्कोरिंग? मैं एक बिल्कुल आपको अलहदा सी बात इस वक्त करूंगी। जी। ये कि सिंध और मरकज के मसाइल से हट के जी। जी। चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई
इकोनॉमिस्ट हैं, आप भी जानते हैं कैसर बंगाली साहब से। जी 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 जी। तो मेरे लिए 2-3 खबरें बहुत अहम थीं। जनाब। वो ये था क्योंकि हम मुस्तकिल एक चीज़ सुनते हैं कि सिंध का बेड़ा गर्क हो गया, बहुत तबाही मच गई है, वहाँ किसी किस्म का कोई सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और भी बहुत से आप मेरे ख़्याल में आप भी रोज़ मीडिया पे इसी हवाले से सुनते होंगे और यही बात आपके भी ज़हन में होगी। हम्म। तो मेरे ज़हन में ये थी। कैसर बंगाली साहब से जब बात हुई तो मैं 2-3 चीज़ों पे हैरान रह गई। और वो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात बताई, जो बहुत दूर-दराज़ इलाकों में और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं, जो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रो पीपल प्रोजेक्ट्स, उन हम्म। पे काम हो रहा है और बहुत बड़ी सतह पे हो रहा है। कि सिंध उसमें में हेल्थ के हवाले से भी उन्होंने बात की, आप सिंध उन्होंने आप डेवलपमेंट के नहीं, ये आप सिंध की बात कर रही हैं या पूरे पाकिस्तान की बात कर सिंध रही की, हैं? मैं ओके। सिंध की बात कर रही हूँ। जी जी। ये क्योंकि मैं उनके हवाले से बात कर रही हूँ। मैं सिंध हम्म। इन दिनों नहीं जा सकी, पहले तो होता रहा जाना, लेकिन अभी मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, मेरा सिंध की कोई नहीं हुआ। ऐसे बंगाली साहब से बड़ी हमारी एक मीटिंग थी, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट उसमें मौजूद थे और बहुत कई घंटे 2 ढाई घंटे की मीटिंग थी। उसमें उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स बताए, जो सिंध में मुख्तलिफ इलाकों में थे, जिसमें उनका जो रेगिस्तान का ये थार के इलाके के भी थे और भी बहुत से इलाके के और वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने वो जिसमें खुद डेवलपमेंट के प्रोग्राम में कुछ हेल्प भी कर रहे थे और काम कर रहे थे, वो भी उन्होंने बताया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि हमें एक हमेशा ये मीडिया पे नेगेटिव पिक्चर मिल रही है। वो उनका कहना था कि ये उसको आप मीडिया को छोड़ दें, लेकिन हैरत अंगेज़ बात, वो मुझे उन्होंने कहा था कि मैं आपको डिटेल्स भेजूँगा। मेरी अभी मुझे कोई मिली नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी कि जिसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज किया। हो सकता है कि अब आखिर वहाँ के लोग जो हैं 3 दफ़ा एक जमात को हर दफ़ा मज़ीद ज़्यादा अक्सरियत के साथ लाते हैं, तो कहीं तो कोई चीज़ ऐसी होगी कि जिसकी वज़ह से लाते हैं। जो अभी सिंध का देखें कि अभी आपके सिंध की सीटें पिछली दफ़ा से ज़्यादा हैं और पिछली दफ़ा उससे ज़्यादा थी। तो गो इसमें कहीं न कहीं सदाकत हो सकती है। तो हो सकता है कि सिंध में इसमें कोई काम भी किया हो। फिर सिंध जो है वो थोड़ा इस किस्म के भी हवाले से जो माहिरीन के हवाले से उसके अपने मायदे भी होंगे। मेरा ख़्याल है अगर वो कह रहे हैं और इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि अगर सिंध हुकूमत दावा करती है, तो कहीं कोई सदाकत हो भी सकती है। हमें थोड़ा-सा इतना भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हम सही। प्रोपेगेंडा में आते हैं। तो मुमकिन है कि उन्होंने कोई डेवलप किया हो, अगर किया है, तो देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो हम्म। समझती हूँ कि जैसे आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, आपने भी देखा होगा, सारा दिन टीवी पे भी देखा, सोशल मीडिया पे भी था कि वहाँ ग्वादर में जो क्रिकेट ग्राउंड है, ये आईसीसीआई जो है वो भी हैरान रह गई और इतना खूबसूरत ग्राउंड है कि शायद दुनिया में कहा जा रहा है कि खूबसूरत तरीन ग्राउंड है। तो मेरे लिए तो वो भी एक बड़ी अच्छी और हम्म। प्लेज़ेंट खुशगवार मेरी मुझे उससे तासुर मिला। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें हमें थोड़ी-सी एप्रिशिएट भी कर लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात कोई भी सूबा इसमें आगे आके करता है, चाहे वो पंजाब करता है, चाहे बलूचिस्तान करता है, खैबर पख्तूनख्वा करता है, तो उसको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जो भी कोई काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट बिल्कुल किया जाना चाहिए। और हमें एक और खुशखबरी ये है कि यहाँ पर 5 लाख अफराद के लिए वैक्सीन चीन ने तोहफ़तन भिजवाई है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कोवैक्स बनाया है और वहाँ पर फ्री डोजेस रखी गई हैं। उसमें से 17 लाख जो हैं वो पाकिस्तान के हाँ, हिस्से में आएंगी। ये आज कन्फर्म हो गया है कि 17 लाख जो हैं, मतलब 5 लाख ये मुफ्त में आ गई, 17 लाख वो आ गई हैं, तो ये तकरीबन 22 लाख हो गई हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बाकी क्या सूरत हाल होती है, कि क्या पता तब तक किसी और का दिल पसीज जाए और वो हमें कोई मुफ्त देने पे तैयार हो जाए। तो तब तक हमारे जो अवाम हैं उनको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हमें अब आदत पड़ गई हुई है मुफ्त की। और इवन वैक्सीन भी हमें मुफ्त की ही चाहिए। 22 लाख अफराद तो इंश्योर हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक और फतेह शाह साहबा जो वहम है, वो ये वहम है कि जिस तरह कोविड-19 की टेस्टिंग किट्स आई थी, वो सारी जो हैं वो आपके जो बड़े-बड़े सियासतदान हैं, और मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप भी जानती हैं और आवाम भी जानते हैं कि वो टेस्टिंग किट्स जो हैं
वो किन जगहों पे चली गई थी और किस तरह से वो उनका मिसयूज़ हुआ, और 10-10 हज़ार के टेस्ट कहाँ हो रहे थे और 8-8 9-9 हज़ार के टेस्ट कहाँ पे हो रहे थे। वो सारी फ्री टेस्टिंग किट्स पे हो रहे थे, और इस पे कितना किसने माल बनाया, कभी तो खुदा के सामने भी जवाब देना पड़ेगा। और शायद कभी अगर नैब जेन्युइनली इन्वेस्टिगेट करे तो शायद वो ये पता लगा सके कि ये जो इतनी बड़ी करप्शन हुई है चीनी का और आटे का और दवाइयों के स्कैंडल के बाद, कोविड-19 की टेस्टिंग किट्स का, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 22 लाख खुराकें आ रही हैं अफराद के लिए, वैक्सीन मुफ्त में आ रही है, पता चले कि ये भी कहीं ना कहीं बिकना शुरू हो चुकी है। तो क्या देखिए, अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है कि अफ़सोसनाक बात होगी। हाँ लेकिन अभी एक हमारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, जी। खबर बड़ी अच्छी करते हैं। अभी उन्होंने अपना एक खबर की थी और उस पे उसी खबर के ऊपर उन्होंने शिबली फराज जब प्रेस क्लब आए, तो उस पे सवाल भी किया। हम्म। उनकी खबर ये थी कि 5200 कोई वैक्सीन्स जो हैं वो पहले ही आ चुकी हैं और उसमें बड़े-बड़े जो वुज़रा प्राइम मिनिस्टर तक का उसमें ज़िक्र है, वुज़राए आला का ज़िक्र है कि उन्होंने जो है उस पे वैक्सीन जो है करवा भी ली हुई है। जी जी। अब ये 5200 की वैक्सीन का मेरे इल्म में नहीं है कि कहाँ से थी, क्या थी, लेकिन उनकी जो खबर है वो ये थी और उन्होंने शिबली फराज से ये सवाल भी किया था कि वो जो 5200 वैक्सीन आई थी और जो बड़े-बड़े लोगों ने लगवाई हैं, जो हुकूमत के सरकर्दा जो है रहनुमा हैं, तो उसका क्या है? लेकिन शिबली फराज ने तो उस वक़्त कुछ वो क्या उसको जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आती है और ऊपर-ऊपर कोई कहीं अकोमोडेट की जाती है, कहीं उसको किया जाता है, तो मैं तो ख़ैर ज़ाती तौर पे इस सूरत-ए-हाल में जो आजकल कोविड की है, मैं तो समझती हूँ कि जितने भी लोग सेफ होते हैं, जितने भी लगता है कोई बात नहीं, अगर चले हुक्मरान भी हो जाए, कोई सेक्रेटरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं तो इसमें नहीं, लेकिन बहरहाल दिस इज़ अ बिग न्यूज़ अगर ये हक़ाइक़ बिल्कुल दुरुस्त जिस तरह भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसमें उनका सोर्स क्या है, किस तरह है, लेकिन देखिए खबर जी, हमेशा वो फौज अक्सर शाह ही साहब, आप भी जर्नलिस्ट हैं और आपकी भी सारी ज़िंदगी जर्नलिज्म में गुजरी, और जो कोई संजीदा सहाफ़ी है, वो बगैर हवा में कोई बात नहीं करता जब तक उसके पास कोई सबूत ना हो, कोई चीज़ ना हो। और जो हुक्मरान हैं, वुज़रा हैं, वो भी आएँ-बाएँ शायद तब तक नहीं करते जब तक कि उन्होंने कोई चीज़ छुपानी ना हो। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, लेकिन बिल्कुल, मेरा ये सबसे ज़्यादा कंसर्न ये है कि अल्लाह करे कि मुफ्त में आई हुई वैक्सीन जो है, वो मुफ्त में लगे, वो सही चाहे लोगों में पहुँच किसी को भी लग जाए, लेकिन लगे मुफ्त में। ऐसा ना हो कि वो फिर पता चले कि 5-5 हज़ार में, 7-7 हज़ार में एक बंदे बिक को रही वैक्सीन है। लगाई जा रही हो। ये सबसे बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि हुक्मरान जमात ने ही इससे पहले ये अलमिया भी किया है कि कोविड-19 की जो टेस्टिंग किट्स थी, वो उनके किट्स अपने टेस्ट अस्पतालों किट्स में 10-10 हज़ार के टेस्ट उसी के ऊपर हुए हैं। तो अल्लाह करे हम बात को आगे बढ़ाते हैं, उम्मीद हमें अच्छी रखनी चाहिए। हालाँकि हमारे इर्द-गिर्द और सामने बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिसका हमें बखूबी इल्म होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो अल्लाह करे कि अभी ये इतनी बेईमानी कर लेंगे तो शायद आगे ना हो। हमें खुशगुमानी रखनी चाहिए, लेकिन इस बात का ज़िक्र अब भी करना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, दूसरी पीडीएम की तरफ आते हैं। ये जो पीडीएम बड़े जोश व वलवले के साथ बनाई गई, धड़ाधड़ जो हैं कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ, तो कितने जलसे जो हैं वो किए गए। नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा हिम्मत करके और एक बिल्कुल अप फ्रंट और एक कन्फ्रंटिंग बयान दिया, सारी सूरत हाल हुई। मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो और बाकी लोग जो हैं वो बड़ी-बड़ी तकरीर करते रहे कि यूँ कर दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा, इस्तीफ़े दे दिए जाएँगे, असेंबलियाँ गिरा दी जाएँगी, वगैरह, वगैरह, वगैरह। ठीक है। अब सारे इलेक्शन में जा रहे हैं सेनेट के, सब ने ज़िमनी इंतखाबात में भी
और वापस असेंबलियों की तरफ रुजू करने का। और अब मौलाना फजल रहमान साहब का उस दिन बयान था कि इस्तीफे देने से जो इलेक्टोरेट है वो नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं टूटता, और ये सारी सूरत हाल कोई असेंबलियों से इस्तीफा देने से सेनेट के इंतखाबात में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इन्होंने पहले ये अंदाजा नहीं लगाया था? ये इतने लंबे चौड़े बुलंद बांग दावे करने और मिलियंस जो हैं जलसों के ऊपर ज़ाया करने और ये सारी सूरत हाल, मतलब पहले इनको नहीं पता था कि इस्तीफे देने से और ये सारा कुछ करने से और सेनेट के इंतखाबात का बाईकाट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फजल शाह साहब जरा तफसील से बताइएगा, क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी हो देखिए रही है पिछले चंद दिनों में जो इन्होंने पैंतरा बदला है, यू टर्न जो लिया है। ये हमेशा कहते थे इमरान खान को देखिए ये यू एक टर्न का चीज बादशाह है। हाँ, देखिए एक चीज मैं आपको सियासत जो है बड़ी बुर्दबारी का खेल होता है। जी। और मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि जहाँ तक आप ये कहते हैं ना कि जो जलसे किए गए या जो भी किया गया, मेरा अपना ये ख्याल है कि लाहौर का जो जलसा था उसमें मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो अंदाजा था, क्योंकि वो जलसा मुस्लिम लीग नवाज का था। लाहौर आपको पता है कि मुस्लिम लीग नवाज का है, पंजाब नवाज का है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जलसा जो है, जो सबसे ज्यादा तवक्को उस पे थी, उसमें मुस्लिम लीग नवाज का भेद खुल गया और उसको अंदाजा हो गया कि जो सूरत हाल। और देखिए एक चीज हमें मद्देनजर जरूर रखनी चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है, मुस्लिम लीग नवाज का वोटर मौजूद है, फाइटर नहीं है। ये हम्म। फर्क होता है। वो जो जाला इस्तेमाल किया जाता है ना, पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेलाह जो इस्तेमाल की जाती है, वो एक अलहदा ही किस्म की मखलूक है, जो जालापन है। जो पीपल्स पार्ट इसमें नून में अ, वोटर, मैं अभी भी बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि नून का बहुत बड़ा वोटर है, इसमें कोई राय नहीं है दूसरी। पंजाब में हो, लाहौर में हो, गुजरांवाला हो या और भी जो इलाके हैं, इसमें कोई राय नहीं है। नवाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नवाज का बहुत बड़ा वोटर है। लेकिन वही बात जो मैं आपको कह रही हूँ, वोटर है, फाइटर नहीं है। लोग उस तरह नहीं निकले, चाहे हम्म। उसमें दो खौफ पैदा किए गए, कोरोना का खौफ पैदा किया गया, नंबर टू जो है वो इस तरह का धमाके का भी खौफ पैदा किया गया कि किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी हो सकती है, ये भी खौफ जरूर था। लेकिन जो फाइटर होता है वो निकल आता है। मेरा अपना ख्याल है कि लाहौर के जलसे के बाद इनको अपनी हिकमत अमली बदलना पड़ी और यहाँ ये पता चला कि पीपल्स पार्टी जो है, सियासत की खिलाड़ी वही है। सियासत अगर करनी है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उसका पहले दिन से जो स्टांस था उसी पे सबको आना पड़ा। मसलन जब उन्होंने सेनेट के इलेक्शन की बात की, आपको याद है कि वो मरीम नवाज जो है, अच्छा मरीम नवाज में अभी सियासत सीखने का बहुत उनको टाइम चाहिए। आप कोई मेरे से इख्तलाफ कर सकता है, ये मेरी अपनी सोच है, नहीं नहीं, उसका बात तो हक बिल्कुल है मेरे सही से है कि इख्तलाफ वो तो करने अभी का। नई नई आई हैं। चंद लेकिन उनको, बल्कि बल्कि हाँ जी, अभी उनको वक्त प्रैक्टिकली चाहिए। तो ये पीडीएम से ही उनकी एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है वो शुरू बिल्कुल, हुई है। बिल्कुल। तो चंद तो महीनों की अभी पॉलिटिक्स जो, में क्या सीख, मतलब अभी जी, जी, तो जी, तो बहुत सीखना है, इसलिए जो, बहुत सफर है। हाँ, अभी बहुत तवील उनका सफर है। दूसरी बात ये है, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था हम्म। कि सियासतदान अपने पत्ते नंगे नहीं करता। मैंने ये जो इस्तीफों का जो मसला था, जी जी। मैंने ये कहा, मैंने कहा ये बहुत बेवक्त जो है वो किया गया। और आपको याद है कि पहले दिन से पीपल्स पार्टी का आ रहा था कि इस्तीफों के मामले में वो रिलक्टेंट है, वो थोड़ा सा इसमें बात कर रही है, वो नई इस्तीफों पे आ रही, ये बात बड़ी क्लियरली हुई थी। अच्छा, उसमें ये है कि दोनों बातें जो थी, इस्तीफों वाली और दूसरी थी सेनेट के इलेक्शन वाली, वो आखिर जरदारी साहब ने अपनी गेम की और उनकी इंटरफेरेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे इस तरह शामिल हुई कि उन्होंने नवाज शरीफ को भी कॉल की, उन्होंने मौलाना से भी बात की और उन्होंने
बिलावल भुट्टो को भी इसमें बताया कि ये जो चीज़ है ये एक नारे से चीज़ें नहीं होती, गेम जो है आके बाहर फेंका गया, इसी तरह ये भी एक जाल बुनना पड़ता है। और जाल बुनने के लिए आपको ये नहीं करना कि आप फौरी तौर पे ये कह दें इस्तीफे दे रहे हैं। सबको पता है, मैं शुरू से सियासत को बड़ी करीब से देख रही हूँ। मुझे मालूम है इस्तीफा देना हमारे यहाँ अव्वल तो बड़ी सतह पे भी रवायत नहीं है। बहुत बड़े-बड़े हादसात हो जाते हैं, हम दुनिया में सुनते रहे, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो वज़ीर रेलवे ने इस्तीफा दे दिया, वज़ीर आज़म ने भी उसकी जो है बहुत ज़्यादा उस पे इज़हार किया अफ़सोस का सब कुछ। हमारे यहाँ इस्तीफ़ों का सिर्फ़ एक हमारे पास मिसाल मौजूद है और वो है फ़ख़्र इमाम की। उन्होंने और या फिर एक और मिसाल है जावेद हाशमी की। जावेद हाशमी ने दिया जब ये 2014 में और उन्होंने आके पार्लियामेंट में कहा कि हाँ, मैंने दिया है और ये वजह से दिया है। एक वो मिसाल मौजूद है और एक आपको याद होगा फ़ख़्र इमाम ने इस्तीफ़ा दिया था, ये ज़ियाउल हक के दौर की बात है। तो हमारे पास गैरत से इस्तीफ़े देने वाली मिसालें नहीं हैं। तो मैं पहले दिन से ये समझती थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ ही जो है इस्तीफ़े देने में सबसे पीछे रहेगी। उनकी लीडर ने तो कह दिया। वही मैं फिर कहूँगी कि लीडर को भी बहुत सेंसिबली पत्ते फेंकने चाहिए। उन्होंने तकरीर में तो कह दिया इस्तीफे देंगे, लेकिन ये तकरीर की बातें नहीं होती। अब इस वक़्त जो है फौरी तौर पे ये जो तासुर मिल रहा है, मैं नहीं ये समझती कि कोई पीडीएम नाकाम हो गई या पीडीएम कोई फेल हो गई, मैं नहीं समझती। आप पीडीएम जो है एक सेंसिबल अपनी जो है वो बात करने भी जा रही है। अगर ये नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, अभी देखें जो कल परसों शायद इजलास जो होने जा रहा है, शायद 4 को होगा पीडीएम का, उसमें बिलावल जो है वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने ये बताना है कि अगर हम ये बात करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, तो हमारे पास हाथ में क्या है? गिनती है ना, ये तो नो कॉन्फिडेंस क्या है? ये आपकी सारी गिनती वो अदाद का खेल है, नंबर्स की गेम है और आपने अब ये बताना है कि आपके पास कितने लोग हैं, किन-किन पे आप काम कर चुके हैं, कौन-कौन जो है और इसमें जो सिंध में ख़ास तौर पे इसकी जो शिकस्त हुई है इसकी ग्रैंड अलायंस की पीटीआई की उनका कैंडिडेट ज़ाहिर है मुश्तरका कैंडिडेट जो है वो बहुत बुरी तरह हार गया। खासी अक्सरियत जो है पीपल्स पार्टी ने हासिल की, इससे भी उन्हें थोड़ी-सी तक़वियत मिली है। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी तक अगर देखा जाए वो मैं कभी भी पसंद नहीं करती कि शेख रशीद की किसी बात को कोट किया जाए, लेकिन शेख रशीद का जो ये कहना मुझे उससे थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक है कि पीपल्स पार्टी ने एक बेहतर जो है वो पत्ता फेंका है या चाल चली है, कुछ भी उसको सियासी कह लें। वो हमें क्योंकि अब देखिए जब आप अभी इलेक्शन में जा रहे हैं, इन्होंने फौरी तौर पे जो गिव अप किया, अब देखिए आप अभी भी जो है, आपके पास ऐसी पोज़ीशन है कि सिंध में आप सीटें लेंगे, आप पंजाब में आपकी मुस्लिम लीग नवाज़ की काफ़ी अक्सरियत है और फिर अगर फ़र्ज़ किया कि आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि एक आध सीट पे कोई इधर-उधर वो करके किसी नून वाले को जिताते हैं या किसी और को, तो आप ये नहीं है कि आप कोई इतनी बुरी हालत में होंगे। पिछली दफ़ा भी आपने खैबर पख्तूनख्वा से निकाली थी। अब इस वक़्त जो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसरार है कि ये शो ऑफ हैंड का, आप इसको क्या देख रहे हैं? शो हैंड जो है वो बिल्कुल और बार-बार वो एतराफ़ भी कर चुके हैं कि पिछली दफ़ा हमारे 20 लोगों ने नहीं दिया। अब वो जो एक खौफ है इस वक़्त पाक जो अपने उनके लोग हैं, ये अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा कि इमरान खान ने पहली दफ़ा अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाया। अब ये 2.5 जब साल में। हुकूमतें जो है तो ये जो पार्लिमानी पार्टी में आप उसमें अपने लोगों ने शदीद किस्म की जो है इज़हार किया है। वुज़रा के खिलाफ इज़हार हुआ है। लोगों उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत के खिलाफ किया है कि वो हमारी बात नहीं मानते, अवाम की क्या बात मानेंगे। तो ये एक जो सियासी जमातें अपनी पार्लिमानी जो फौजे लीडर्स शाह हैं साहबा उनसे आप जब फौजे शाह साहबा आप ये कहना चाहती हैं कि 2.5 साल के बाद जो पार्लिमानी पार्टी पीडीआई का
इजलास हुआ तो उसके अंदर उनके अपने लोगों ने ही नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। तो जाहिर है कि बाकी पार्लियामेंट में तकरीबन नो कॉन्फिडेंस जो है वो तो फिर उनको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, और जाहिर है फिर शो ऑफ हैंड तो बहुत ज़रूरी है, नहीं? असल असल में तो देखिए यही बात जो पार्लिमानी पार्टी होती है ना, अच्छा हम्म, मेरे साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे कुछ पार्लिमानी पार्टीज इनके जो है ना उसको ऐसी कुछ कुछ मेरे पे चेक नहीं उन्होंने किया, मुझे इत्तेफाक हुआ उनको अटेंड करने का। मैं हम्म, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही पीटीआई की, नून की मैं बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ। तो पार्लिमानी पार्टी के जो लोग होते हैं ना, जो ज़ाहिर है इलेक्ट होके आए हैं, अब वो उन्होंने अपने इलाके के लिए काम करवाना होते हैं। और जब आपको वज़ीर नहीं मिलेंगे, आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। अब जैसे पीपल्स पार्टी का यूसुफ रज़ा गिलानी था, तो उसके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो पार्लियामेंट में आते थे। अब हम्म, जब वो पार्लियामेंट में आते थे, तो तमाम जो उनके लीडर थे, उनकी मुलाकात होती रहती थी। अब ये पार्लियामेंट नहीं आते, इनके जो पार्लिमानी लोग हैं, अपने जितने भी हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाती। वुज़रा वैसे जो है, वो थोड़े-से रिलक्टेंट होते हैं। तो ये जो मसाइल इनके साथ आ रहे हैं, ये बहुत मुख्तलिफ इशारे तो ये मिलते हैं कि ये कहाँ क्या हो रहा है। तो हम्म। मेरा ख़्याल है कि ये जो तमाम अच्छा, चीज़ें मुझे हैं मुझे फज़ल शाह जी। साहबा ये बताइए, ये तो ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो तो हम सबके सामने है, और आपकी फज़ल शाह साहबा वीडियो जो है वो गायब हो गई है। अच्छा, वापस आ जी? गई, चलें। वो वीडियो गायब हो गई थी, वो आ गई, और हमें अनवर इकबाल साहब ने भी वाशिंगटन से ज्वाइन कर लिया है। बड़े अपने वो कोट शोट, वो क्या कहते हैं, ये जो पुराने ज़माने का वो जो था ना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एम्ब्रॉयडरी वाला। पहले हम उनको वेलकम कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, और हमें बड़ी खुशी हुई आपको देखकर बड़े दिनों के बाद, कि आपकी सेहत अब माशाल्लाह ठीक है। आपकी ये आवाज सबसे टूट टूट के आ रही सर, हम खुद बहुत टूटे हुए लोग हैं, तो हमारी आवाज़ अब टूट टूट के नहीं आएगी तो क्या होगा? अब ठीक आ रही है आवाज़ आपको, अनवर इकबाल साहब? मेरे ख़्याल है। उनके हाँ, अब आ रही है। चलें, बस आपको सेहतमंद देख के हमें बड़ी खुशी होती है। और आज हम वो पीडीएम के हवाले से बात कर रहे हैं। फौजिया शाह साहबा बता रही थी कि पीडीएम की क्या सूरत हाल। जी, अनवर इकबाल साहब की आवाज़ जो है, असल में वहाँ मेरे ख़्याल में बर्फ़बारी हो रही है हाँ। अच्छा, और तो इस वज़ह से वहाँ का मसला है। फौजिया शाह साहबा, मैं एक दूसरी तरफ आना चाहता हूँ। एक तो ये जी। सूरत हाल जो आपने बयान की, नो कॉन्फिडेंस अगर होना होगा, जाहिर है कि वो डिसाइड होगा, फिर उसके मुताबिक देख लेंगे कि नो बर्फबारी की कॉन्फिडेंस आपने? होता नजर आता है या नहीं। लेकिन एक फजल रहमान साहब ने कल बड़े क्या कहना चाहिए कि धीमे से लहजे में कहा कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और इदारों की तौक़ीर की बात की, और सारी सूरत हाल। तो मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब जिस मिशन पर निकले थे, वो अपना मिशन कामयाब करके वो वापस चले गए। मतलब इतने धीमे लहजे में कहना कि हम हुकूमत के खिलाफ हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं नहीं हैं। जी, नहीं मुनीर देखिए ये मौलाना ने तो कल लहजा ये इख्तियार किया, हाँ, लेकिन आप 1.5 माह से मैं देख रही हूँ और मैंने ये अपना एक स्टेटस भी लिखा था कि मरियम बीबी जो हैं, जी, जी, उन्होंने बहुत पहले टारगेट करना शुरू कर दिया था एस्टेब्लिशमेंट से हट के गवर्नमेंट को। जी, जी, आपको याद होगा कि वो मुस्तकिल नाम लेके और वो ये कहती रही इमरान खान का नाम लेके कि वफादार बहुत है, ताबेदार बहुत है या कुछ इस तरह का, और मुकम्मल तौर पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दिया था। तो मैंने उसी वक़्त ये कहा था कि ये इन दिलों में इतना तेल नहीं है, ये इतना कोई दमख़म नहीं है। बहरहाल देखिए जो जिस चीज़ पे ये शुरू हुए थे, वो बयानिया तो काफ़ी अरसे से हट गया। वो तो हमें चाहे उसको आप ये कहें कि उसमें कोई ज़रदारी का किरदार है या पीपल्स पार्टी का किरदार है या वो उसमें अपना उसने गेम किया है, कुछ भी आप कह लें। लेकिन बयानिया मरियम नवाज़ का वो पिछले जो आपका जो जलसा था ये आप 2-3 जलसे पिछले देखें तो उनका बयानिया हट चुका था। अब ये जो तो मेरा अगले 2 ख्याल है कि जलसे आ रहे ये जो स्टांस में तब्दीली है, आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी की जो जेल में शहबाज शरीफ साहब हैं से जी। जो मुलाकात थी, ये उसके बाद नहीं ये अ, लहजा बदला?
नहीं, उसमें थोड़ा सा आप उसमें शामिल करें। देखें, एक दो चीजें बहुत अहम है। मोहम्मद अली दुरानी जो है वो तो उनका कितना बड़ा मिशन था, वो कितने काबिल हैं, उसको मैं नहीं डिस्कस कर रही। उनकी कोई इतनी बड़ी हम काबिलियत को नहीं डिस्कस करें, हम पैगाम को डिस्कस नहीं कर नहीं रहे नहीं, मैं हैं। आपको बताने लगी हूँ कि वो इतनी बड़ी कुवत नहीं है कि हम ये हाँ, समझें कि उनके थ्रू कोई पैगाम जाए। अच्छा, ओके। पैगाम जो चले हैं वो और हाँ, कुवतों से बहुत चले, ठीक है। बहुत ज्यादा कुवतों के चले हैं। आप ये देखिए कि इंग्लैंड में नवाज शरीफ से किसने मुलाकात की। आप ये देखिए कि खाकान अब्बासी को कैसे एक दिन के लिए भेजा गया। तो पैगामात जो हैं वो बहुत ऊपर सतह पे, वो दुरानी तो बेचारा एक छोटा सा सामने आ गया, और ये तो अटेंशन डाइवर्ट करने की बात होती है ना। जब ऊपर से राब्ते किए जाते हैं ना, तो एक छोटा सा फीलर छोड़ दिया जाता है, लोग उसी को दुरानी को करते रहते हैं, ऊपर मुलाकातें हो जाती हैं। तो सही सही। मुलाकातें असल में ऊपर हुई, और हम्म। इंग्लैंड में 2-3 मुलाकातें हुई हैं। किस-किस की हुई हैं, ये तो शायद खाकान अब्बासी की तो आपको जो वैसे मैंने एक कह दिया, लेकिन अभी पीछे कोई और भी बहुत अहम लोग उनसे मिले हैं, मियाँ साहब से। बहरहाल उनकी जो वो तल्खी शदीद थी, हम्म। उसमें कमी हुई। अब देखिए गवर्नमेंट खेल क्या खेल रही है, मैं आपको थोड़ा-सा, सॉरी अगर टाइम ज़्यादा हो गया, जी एक जी छोटा-सा लफ्ज़ कहूँगी। जी। गवर्नमेंट खेल बहुत अहम खेल रही है। हम्म। गवर्नमेंट इस वक़्त जो है ना, उसको पता चल गया कि मेरी बका क्या है। उसने फौरी तौर पे ख्वाजा आसिफ को अंदर कर दिया। उसने फौरी तौर पे वो सियालकोट का ऑपरेशन, फिर लाहौर का ऑपरेशन कर दिया, फिर वो कर दिया। हम्म। अब वो दूसरी अपनी कुव्वत की मैं हुकूमत हूँ, अब वो इस जानिब आ गई है, जो इसका भी रिबटल ही होगा। पीछे ये कोई आगे बढ़ते दिखाई नहीं दिए। उन्हें भी सही। पता चल गया है कि ऊपर अब मैं मुलाकातें कहाँ हो रही हैं। अब वो भी सही है। ज़रा थोड़ा-सा अपना गेम दिखाने लग गए हैं। जी जी, बिल्कुल सही। अनवर इकबाल साहब, पहले तो आपको खुशामदीद, और पीडीएम का मुस्तकबिल हम सबको नज़र आ रहा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक नई बात की है, नो कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस मूव लाने की, कि मतलब उसके अंदर वो लाएंगे और असम्बली में तब्दीली और सारी सूरत हाल। तो पीडीएम, आपने पहले भी कहा था कि ऐसी सूरत हाल, ये जितने मर्जी नारे मार लें, मुझे याद है कि आपने बार बार मेरे इसी प्रोग्राम में कहा कि ये पीडीएम के लोग जितने भी नारे मार लें कुछ नहीं होने वाला। और वाकई आखिर में हमें नजर आया कि कुछ नहीं हुआ। और जो मैं बहुत उछल उछल के बात करता था कि देखें नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया और ये यूं है, और शायद अब कोई बड़ा जो एक फ्रंट बनेगा और कोई तब्दीली की बात। तो मैं तो, मेरा ख्याल है कि मेरी जो बात थी वो बिल्कुल, आपने कहा था कि मुनीर अहमद इतना ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हुआ तो वही आखिर में बिल्कुल। अब आपने मेरे जी, आपने मेरे पीछे बर्फ बर्फ देखी जो मैंने दिखाई थी आपको कैमरा घुमा के। आप, अरे कैमरा घुमा के हमने बर्फ तो देख ली, वो तो बहुत सूरत हाल खराब है। तो बर्फ मेरे इधर कहने का भी, मतलब ये है मेरे कहने बर्फ का तो मतलब ये है कि बर्फ तो इधर मामूली भी सी बहुत बर्फ, पड़ती जा रही है, बर्फ तो इधर भी बढ़ती मेरे जा कहने रही है। का मतलब ये है कि ये मामूली सी बर्फ पड़ी है, जी जी। और इस बर्फ ने अमेरिका में गुफ्तगू ट्रंप और बाइडेन से हटा के इस पे कर दी हम्म। कि मंडे को दफ्तर खुलना मुनासिब है कि नहीं है। सड़कों की सड़कें यहाँ रात को वो वाली बारिश पड़ी जो जिसको स्लीट कहते हैं, जो पड़ते ही बर्फ की सिल की तरह हो जाती है हम्म। और उस पर ड्राइविंग नहीं होती। तो एक मामूली से वेदर ने एक रात में गुफ्तगू चेंज कर दी। हालांकि इतनी यहाँ गर्मा गर्म बहस सारी हो रही है ट्रंप और हम्म। बाइडेन, ठीक है। तो फौज तो फिर बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान में, ठीक है। तो फौज जब बर्फानी तूफान लाती है तो बड़े बड़े लोगों के जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। तो सही। इतना परेशान होने की बात नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की पजीर मुल्कों में ताकत का तवाजुन जाहिर है गैर मामूली तौर पर उनके अफराद उनके की तरफ होता है जिनके पास ताकत होती है। और ताकत से मुराद सीधी सीधी होती है तरक्की पजीर मुल्कों में ब्रूट फोर्स। हम्म। इखलाकी ताकत ताकत नहीं होती, ब्रूट फोर्स होती है। अब उसमें होना यही था। और मौलाना साहब भी सारी जद्दोजहद इसलिए कर रहे थे कि वो भी मेरे ख्याल है चाह रहे होंगे कि नेशनल असेंबली में तो नहीं हुआ तो उनको 2-4 सीटें कहीं मिल जाएं सेनेट में। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कोशिश कर रही हैं अभी कि इमरान खान की अक्सरियत ना आए सेनेट में। तो और अभी तो कम हुआ है सेनेट के इंतखाबात के बाद, सियासी माहौल थोड़ा सा और नॉर्मलाइज होगा। और मेरा ख्याल ये है
कि अपोजिशन को भी इस बात का पता था और उनका फोकस जो होगा अब वो होगा कि 2023 में जो इंतखाबात है ना, उन हम्म। इंतखाबात में पीटीआई को शिकस्त दी जाए। हम्म। और ये कितना मुश्किल काम भी नहीं है। पीटीआई की जो परफॉर्मेंस रही है वो इतनी मायूसकुन रही है कि पीटीआई को हरा देना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए भी अच्छा होगा कि 2023 में इंतखाबात हों, इंतखाबात में पीटीआई हारे और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट बने और जिसकी भी बने, उसमें फ़ौज को भी ये तैयार कर लेना चाहिए कि अगर पीएमएलएन की बन जाए या पीपीपी की बन जाए तो उसको 3 साल, 2 साल में नहीं हटाना, उसको भी 5 साल पूरे करने देने हैं। और मेरा ख़्याल है करने देंगे। पीएमएलएन की गवर्नमेंट में से नवाज़ शरीफ को उन्होंने हटा दिया था, लेकिन पीएमएलएन को करने दिया था इसलिए कि पीएमएलएन से वो घबराते नहीं थे, मियाँ साहब से वो घबराते थे। और अब अगर मियाँ साहब को वो आने नहीं देंगे और मरियम को नहीं बनने देंगे। अब अगर खाकान अब्बासी आगे आते हैं, तो खाकान अब्बासी को 5 साल पूरा करने देंगे, वो आराम से उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह अगर बिलावल मुंतखब हो जाते हैं, तो बिलावल से भी इनको कोई ऐसी बिलावल को बल्कि पसंद करते हैं वो। वो समझते हैं कि पाकिस्तान की अच्छी फेस है दुनिया के सामने, तो वो भी 5 साल पूरे कर लेंगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि फ़ौज ने जो तैयार किया हुआ है कि वो पीछे रह के गेम करेगी और एक मजबूत क़ुव्वत के तौर पे मौजूद रहेगी, वो अभी कुछ साल चलेगा, कब ख़त्म तो होना है। क्योंकि हम्म। एक अननेचुरल अरेंजमेंट है कि पावर जो है वज़ीर-ए-आज़म के पास ना हो। लेकिन ये बतदरीज होगा, अचानक नहीं होगा। मैं तो यही समझता हूँ। जी, जी। अच्छा, वैसे आपका क्या ख़्याल है कि ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल मशहूर है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो हुकूमत नहीं बनती। बल्कि सारी प्लानिंग ही उनकी होती है, वो उसके मुताबिक सारी शतरंज सेट करते हैं, मोहरें लगाते हैं और गेम शुरू कराते हैं। फिर एंड रिज़ल्ट जो है, वो एस्टेब्लिशमेंट का जो गेम प्लान होता है उसके मुताबिक ही आता है। पीटीआई के बारे में भी यही कहा गया कि वो आर्ट उसका वो जो कौन सा सिस्टम फेल हो गया था, आरटीएस सिस्टम जो फेल हो गया था, तो अब जाहिर है कि वो ऐसे ही तो बैठे बैठाए तो फेल नहीं हुआ होगा, क्योंकि सारे ये जानते हैं या कहते हैं कि भाई ये। तो आप ये समझते हैं कि आइंदा जो इंतखाब होगा, चलें अभी सेनेट के इलेक्शन में वो जो गठजोड़ करते हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो मिलकर अपने कैंडिडेट्स को, जहाँ पे वो कमज़ोर होंगे वो मिल के खेलेंगे और किसी एक वो कुछ सेनेट की तकसीम सीटों की तकसीम कर ली जाएगी, जहाँ पर दोनों मिलकर और बाकी पार्टीज मिलकर किसी खास सेनेट की सीट के ऊपर वोटिंग करेंगे, ताकि पीटीआई का वो जो सेनेटर है वो ना बने और अब मुत्तहिदा अपोजिशन पीडीएम का बन जाए। तो ये भी एक अच्छी मूव है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि 2023 की आपने जो बात की है कि उसमें जो इंतखाबात होंगे उसमें इस्टेब्लिशमेंट अपना रिवायती किरदार अदा नहीं करेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को ये किरदार अदा करने का मौका इसलिए मिलता है कि अगर आप उसके दोस्त हों इलेक्शन कमीशन में, आप उनसे गुफ्तगू करके देखिए तो वो आपको बताएँगे कि हर इंतखाबात में वोटिंग पड़ने वाले वोटों की शरह इतनी कम होती है, तो उसको मोतबर बनाने के लिए वो बढ़ाते हैं वोटों को। ये गुंजाइश इसलिए उनके पास होती है, मोतबर बनाना उनका मकसद हो या अपनी गेम खेलना मकसद हो, मकसद जो भी हो, मौका उनको इसलिए मिलता है कि हमारे यहाँ जो वोट पड़ने की शरह होती है ना, बकौल हमारे आपके कॉमन दोस्त हैं, जो वहाँ से रिटायर हुए इलेक्शन कमीशन से, नाम नहीं लूँगा, बुरी बात उन्होंने कहा था ये भी कि कहा है उन्होंने। हाँ, उन्होंने कही थी ये बात कि इतनी कम शरह होती है कि अगर हम उस शरह पे ऐलान कर दें तो फिर कोई माने ही ना इंतखाबात को। तो वो उसकी वजह से उनको गुंजाइश मिलती है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि गेम करना ख़त्म नहीं करती, लेकिन एक जो पॉपुलर ट्रेंड होता है ना, उसके साथ भी चलने पे मजबूर हो जाती है। और क्योंकि आप पूरी तरह पॉपुलर ट्रेंड के खिलाफ नहीं चल सकते, तो हुँ। अगर ये मिल के अभी से कोई इंतखाबी अलायंस अभी से बना लें, इंतखाब से पहले नहीं, और अब 2 साल, 2.5 साल रहते हैं और उसमें अभी से काम शुरू कर दें हलकों में, ऑर्गेनाइज़ तरीके से, हलकों जल्द से जुलूस नहीं,
हलकों की बुनियाद पे वोटर टू वोटर कॉन्टैक्ट सारा कुछ, और इतनी इंतखाबात आते आते सूरत-हाल इतनी वाज़ा हो जाए कि एक वाज़ाफ्ता तौर पे एक पॉपुलर मूवमेंट नज़र आए, तो इमरान खान से उन्होंने निकाह नहीं पढ़वाया है फौज ने। वो खुद ब खुद जो सामने आने वाली फ़ोर्स होगी, उससे कहेंगे कि भई आओ बातचीत करो, ये हमारी शायत है, वो तुम्हारी शायत है, हम तुम्हारी माने, कुछ तुम हमारी मानो, और उसपे समझौता हो जाता है। और हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि इमरान खान से उन्होंने निकाह पढ़वा लिया है। लेकिन अगर ये लड़ते रहे आपस में और इस तरह सिलसिला होता रहा, तो फिर और बात है। मगर अगर इन्होंने अभी से कोई इस तरह का इत्तेहाद बना लिया और इस तरह मिल के चले, तो वो हटा देंगे इमरान खान को। सही। फजल शाह साहब, आप भी देखती हैं कि पीटीआई का मुस्तकबिल, हालांकि यहाँ पे जितने भी जुगादरी हैं और पामेस्ट वाले, क्या कहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी वाले, जायशे बनाने वाले और बहुत सारे टेलीविजन के ऊपर बैठकर वो कहते हैं कि पूरे ठोक के कहते हैं कि भाई अगली हुकूमत भी जो है जी वो साहब, पीटीआई की है। आपको पता है बहुत से एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वही गेट 4 की जो बात होती है वहां से निकले होते हैं। आप फिक्र ना कीजिए, वो उनके पैगाम देते हैं, इसलिए उसमें तवज्जो ना दें कि वो चले क्या चले कहते हैं। चले, बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, घड़ी के ऊपर तवज्जो बस देते अगर हैं और अनवर उनकी इकबाल साहब की बात सेहत के ऊपर तवज्जो सुननी देते हो हैं। तो सुन लिया करें। जी जी मुनीर साहब, एक बात मैं कह लूं, जी जी, सबसे बड़े कहिए। इस मामले में हमारे सबसे बड़े सियासी जो सितारा शनास थे, हाँ। वो कौन थे? आपको भी याद होगा, पीर पगाड़ा साहब। ठीक है ना? ठीक है। और वो पीर पगाड़ा साहब जब तक जीएचक्यू से मुलाकात ना कर लें, पेशगोई नहीं करते थे। सही 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 तो ये सही सही। पेशगोई भी देखो वहीं से होती है। अनवर इकबाल साहब, अभी आपको पता है कि उसकी जो पीर पगाड़ा की नशिस्त जो है वो शेख रशीद को दी गई है, और उनकी जिंदगी में ही उनको नहीं, शेख ट्रांसफर रशीद तकरीबन तो रद्दी छोटे कर दी गई आदमी, थी। लेकिन हाँ, शेख है तो रशीद छोटा, छोटे आदमी। लेकिन हाँ, लेकिन वो करता वहीं से है बात। हम्म, लेकिन अच्छा मुनीर, जो आप बात बिल्कुल कर रहे हैं करता ना, है। देखिए लेकिन एक चीज पीर पगाड़ा जो है ना, वो जमींदारों की और जागीरदारों का नुमाइंदा था ना, उसकी आवाज में घन गरज थी। दुरुस्त है। नहीं, उससे थोड़ा सा उससे ज्यादा पत्ते खोल के बता दिए जाते थे उसको। हम्म उसको जरा पूरा हम्म। नहीं बताया जाता है। इसको पता है कि ये थोड़ा सा भांड, सॉरी से अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन इसको ना पूरा नहीं वो बताया जाता है। इसको चले, बस ऐसे थोड़ा सा जो आप ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें, आप मैंने भोंपू वापस ले इस्तेमाल लिया, करें। कोई तो नहीं नहीं, वापस बेशक कर लें, लेकिन लफ्ज भोंपू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं मैंने वो अगर कोई सियासतदान भोंपू भी होते हैं। तो जी अनवर इकबाल नहीं, साहब। आप अगर इसको अपने तजुर्बे से बयान करें, तो आपने देखा होगा जब आप आईएसपीआर जाते हैं, तो कुछ जर्नलिस्टों को सिर्फ वहां ब्रीफिंग रूम में बैठाते हैं और वहीं से रुखसत कर देते हैं। कुछ को चाय के लिए रोक लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अलग बुलाते हैं और उनसे जो आईएसपीआर के चीफ मिल लेते हैं। और बहुत चंद लेकिन ऐसे भी होते हैं जिनको चीफ से मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। तो हर का अपना अपना रुतबा होता है, अपना अपना मर्तबा होता है उसके मुताबिक। तो सियासतदानों का भी यही सिलसिला है, कुछ उनको उनके उसके रुतबे के मुताबिक डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। ये तो अच्छा, वैसे जाहिर ये है, है। ये बहुत बड़ी गेम है। हाँ, ये बिल्कुल। और वैसे मेरा ख्याल है कि और ठीक है। फौजिया साहब, मैं यहाँ रह रहा हूँ ना वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में रहने हम्म, से एक फायदा होता है कि आप अमेरिका को जो देखते हैं सो देखते हैं। यहाँ तकरीबन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब तीसरी दुनिया का कोई ना कोई लीडर ना आया हुआ हो। ठीक है, दुरुस्त है। आते ही रहता है। और बहुत सारे जो सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए मिलने आते हैं, जो छोटे छोटे मालिक हैं, तो सबको देखता हूँ और तकरीबन सबका यही हाल है। सिवाय चंद आज बीस तो 25 मुल्कों को छोड़ के हमसे भी बुरा हाल है दुनिया का। हम बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए आज हम तो देखे ना, अमेरिकी लोग। मार्शल आ गया म्यांमार में। जी जी, हाँ, आज वो तो वहां बोलिए। म्यांमार पर में वहां मार्शल आ पे लग कू गया। हो गया ना। ठीक है। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। कल हम दोबारा आपके मनपसंद मौज़ूआत के साथ आएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है इंशाल्लाह। अमेरिका के हवाले से कुछ स्ट्रैटेजी गुफ्तगू करने का। तो अफ़गान पीस के हवाले से, अमेरिका के रोल के हवाले से, और एक दो और इश्यूज़ हैं जो अमेरिका के हवाले से कल हम पूरा प्रोग्राम जो है, क्योंकि आपकी इतनी गैर हाज़िरी हो चुकी है और इतने इश्यूज़ इकट्ठे हो गए हुए हैं डिस्कस करने वाले, और उम्मीद है कि आप ज़रा दवाई शवाई अपनी खा के रखिएगा। ऐसा ना हो कि कल को आप
फिर जो गैर हाजिर हो जाएं। नाज़रीन, इसके साथ मुनीर अहमद को और पैनलिस्ट फौजिया शाहिद साहबा, सीनियर सहाफ़ी, और सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब को वाशिंगटन से इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कल हम सैर हासिल बातें करेंगे कि अमेरिका दुनिया को कैसा मुस्तकबिल देने वाला है, इसके ऊपर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।